हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से ए टू जेड जॉब वैकेंसी चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड एलटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये वाली जो सीरीज है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैंने आपको एक सीरीज दी थी, एक क्लास दी थी, जिसमें जो है आपके लिए मैं डिस्कस किया था बहुत सारी चीजें जो थी टीचिंग मेथड से रिलेटेड, जिसमें हमने डिस्कस किया था टीचिंग मेथड्स और लेवल ऑफ टीचिंग्स को। आज मैं उसी लेवल ऑफ टीचिंग और टीचिंग मेथड से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को और उनके आंसर को भी। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चन। आप अपनी प्रिपरेशन को चेक भी कर सकते हैं कि कितना आपने प्रिपेयर किया है खुद से अब तक। तो स्टार्ट करेंगे इस सीरीज को। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है बाल केंद्रित शिक्षा से रिलेटेड। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है। अब चार ऑप्शन आपके पास हैं। बच्चों के अनुभवों और उनके विचार और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना, व्यक्तिगत ध्यान को सुनिश्चित करने के लिए छोटे शिशु देखभाल केंद्रों पर बच्चों को पढ़ाना, बच्चे की इच्छा अनुसार शिक्षण करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए आपके पास ये चार ऑप्शन हैं। इन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में? तो इनमें से जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो है आपके पास बच्चों के अनुभव, उनके विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। आपको पता है कि बाल केंद्रित शिक्षा में जो है हमेशा हम चाइल्ड को आगे बढ़ाते हुए उसकी सारी चीजों पे फोकस करेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका सीटेट 2012 का प्रश्न था। चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या है दूसरा प्रश्न। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में, मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तिगत रूप से, समूह में जवाब देकर। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो भी क्या लग रहा है आपको कि व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में होगा। क्योंकि बाल केंद्रित कक्षा में जो है ऐसा नहीं है कि केवल शिक्षक ही मुख्य रूप से या फिर बालक ही मुख्य रूप से सीखने के व्यक्तिगत रूप से जो है उसको फोकस किया जाए। क्या होना चाहिए परफेक्ट आंसर इन चार ऑप्शन में से जो है वो होगा व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये यूटेट का क्वेश्चन है। छात्र केंद्रित शिक्षक का अर्थ है। छात्र केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है? तो इसके लिए आपके पास चार ऑप्शन है। प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, छात्रों को वह करने देना जो उन्हें पसंद है, सभी छात्रों को निशुल्क शिक्षा देना, शिक्षण में छात्रों का भरपूर सहयोग लेना। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इसके आंसर को। छात्र केंद्रित शिक्षा का अर्थ है, अब देखिए, जो ये ऑप्शन है सभी छात्रों को निशुल्क शिक्षा देना, ये तो कहीं से भी क्या नहीं है, ठीक नहीं है। फिर छात्रों को वह करने देना जो उन्हें पसंद है, ये थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, और फिर है शिक्षण में छात्रों को भरपूर सहयोग लेना। तो देखिए जो छात्र केंद्रित शिक्षा है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ चाइल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि छात्रों को जो है इम्पोर्टेंट रूप से उसमें इंटरेक्ट किया जाए और साथ में जो है पार्टिसिपेट कराया जाए। तो इस हिसाब से आपका परफेक्ट आंसर जो इसका होगा वो होगा शिक्षण में छात्रों को भरपूर सहयोग लेना। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो थर्ड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप आंसर लिखेंगे तो क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र यानी अध्यापन कला है। फिर से बाल केंद्रित शिक्षा छात्र जो है अध्यापन कला क्या है? अब यहाँ देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर देना है। पाठ्य ज्ञान को पुनरुत्पादन करने जैसा बालकों को बनाता है, बालक के अनुभवों को अवसर नहीं देता है,
शिक्षक के प्रश्नों का जवाब देने जैसा बालकों को बनाता है, बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास के लिए योजना बनाता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र जो है, टीचिंग कला जो है, इस तरह की टीचिंग कला क्या है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आपके पास पहला ऑप्शन था, पाठ्य ज्ञान को पुनरुत्पादन करने जैसा बालकों को बनाता है। तो कभी भी जो है बाल केंद्रित शिक्षा पुनरुत्पादन पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है आपके पास कि बालक के अनुभवों को अवसर नहीं देता है। तो बालक के अनुभवों को अवसर नहीं देता, ये तो बाल केंद्रित हो ही नहीं सकता है। तो ये तो अपने आप ही डिलीट हो गया। फिर है आपके पास, शिक्षक के प्रश्नों का जवाब देने जैसा बालकों को बनाता है। हो सकता है कहीं तो किसी तरीके से, लेकिन जो सबसे उचित आंसर लग रहा है, बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास के लिए योजना बनाता है। तो ये आपका हो जाएगा डी। तो फोर्थ का भी आपके पास डी सही होगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है पांचवा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? एक शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन इनमें से कौन सा कथन करता है? पहला है, शिक्षक को मुख्य रूप से पाठ्य पुस्तकों में दिए गए ज्ञान पर बल देना चाहिए। शिक्षक को अपने अभिलेखों का रख रखाव परिश्रम पूर्वक करना चाहिए। तीसरा है, एक शिक्षक की सामान्य अभिवृत्ति बच्चों में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए। चौथा है, सामाजिक दुनिया के लिए तैयार करने हेतु शिक्षक को बच्चों में प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। अब देखें, एक शिक्षक की भूमिका का वर्णन, सबसे अच्छा वर्णन कौन करेगा? तो पहला जो ऑप्शन है, शिक्षक को मुख्य रूप से पाठ्य पुस्तकों में दिए गए ज्ञान पर बल देना चाहिए, ये तो आपको भी लग रहा होगा किसी भी तरह से सही नहीं हो सकता है। दूसरा है, शिक्षक को अपने अभिलेखों का रख रखाव परिश्रम पूर्वक करना चाहिए। इससे शिक्षक का जो है एक उदार भाव जो है वो उत्पन्न नहीं होगा, तो ये भी आपके पास कोई मतलब नहीं होगा। अब देखिए, ये दो ऑप्शन, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। एक शिक्षक की सामान्य वृत्ति बच्चों में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए, और फिर है सामाजिक दुनिया के लिए तैयार करने, तो शिक्षक को बच्चों को प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये दो ऑप्शन जो है लगभग लगभग सेम लग रहे हैं, लेकिन इस ऑप्शन डी का समावेशन इसमें ऑलरेडी है कि एक शिक्षक की सामान्य अभिवृत्ति बच्चों में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए। तो अगर आपने यहाँ प्रतियोगिता में बढ़ावा दिया, तो वो पहले ही इसमें आ चुका है। सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने के मतलब है कि उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो प्रतियोगिता में भाग दें या फिर उसको आगे बढ़ाएं, वो पहले ही इसमें इंक्लूड हो चुका है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो डी को इंक्लूड करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ पर्सन क्वेश्चन की ओर। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ये यूपी टैट का क्वेश्चन है। तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है इन चार ऑप्शन में से? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, एक सुवक्ता होना। अब देखिए, समयानुवर्ती भी होना चाहिए, अनुशासन भी बनाए रखना चाहिए, सुवक्ता भी होना चाहिए, कठिनाई को दूर भी करना चाहिए। तो इसमें आप फंस जाते हैं कि अब कौन सा ऑप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको रखना है, यानी सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा ऑप्शन है। तो इसमें से आप बताइए कि कौन सा सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है एक शिक्षक के लिए। तो वो होगा आपका सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। शिक्षक का मुख्य कार्य जो होता है वो विद्यार्थियों को आने वाली समस्याओं का समाधान करना है। तो ये ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपको याद करना है किसी चीज को, तो कौन सा सबसे अच्छा तरीका है? ये बिहार टीचिंग एग्जाम में आ रखा है पिछले साल। तो रटना, समझना, जोर जोर से पढ़ना और लिख कर याद करना। तो देखिए, इसमें से रटना तो कहीं भी नहीं हो सकता है, आपको पता ही है। समझना को याद करने से लिया जा सकता है, इसको अभी लिया जा सकता है। जोर जोर से पढ़ना तो कहीं से भी नहीं होगा। और लिख कर याद करना, इसको भी कंसीडर किया जा सकता है। तो अब मेरे पास ऑप्शन बी और डी बचते हैं। तो याद करना ही है किसी चीज को, तो हमेशा हमें लिख कर याद करना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर डी एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा इसका। तो डी इसका सही आंसर होगा कि अगर आपको याद करना है तो उसको लिख कर याद करना चाहिए। ये आपकी जनरल सोच भी होती है कि आप लिख कर याद करें। लिखने वाले से, लिख कर याद करने से क्या होता है कि आपको जल्दी याद रहता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8। जटिल परिस्थितियों को संसाधित
करने में, टू प्रोसेस अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आपके पास आ गई, उसको आप किस तरह से प्रोसेस करेंगे, उसके लिए शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। ये सीटेट 2016 का प्रश्न है। ऑप्शंस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कोई भी सहायता ना देकर जिससे बच्चे अपने आप का निर्वाह करना सीखे, तो ये तो कोई अप्रोप्रिएट आंसर हुआ ही नहीं है। उस पर एक भाषण देकर, लेक्चर दे दिया आपने उसके ऊपर कि क्या तुमने कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बना दी, ये है वो है, तो ये भी आपका कहीं से सही नहीं होगा। अब कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और उसमें पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जब आती है, तो कोई अगर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ गई आपके आपके साथ, तो उसको आपको प्रोसेस करना है, किस तरह से उसको आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए प्रोसेस करने का मतलब खत्म नहीं हो रही है वो परिस्थिति, उसको आपको आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन जब आती है आपके पास, तो आप उस डिफिकल्ट सिचुएशन को पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और फिर उन पार्ट्स को निर्देशित, मीन्स उस पार्ट को सॉल्व करने के लिए निर्देश देते हैं। तो इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, वो एक पर्टिकुलर की बात कर रहा है कि किसी एक प्रतियोगिता को बढ़ावा दे दिया और सबसे पहले कार्य करने वाले को पुरस्कार दे दिया। ये तब सही होगा जब सिचुएशन नॉर्मल होगी। जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती है तो आप किसी पर्टिकुलर प्रतियोगिता की जरूरत नहीं वहां पे होती है, आपको सामान्य सोच से ही आगे बढ़ना होता है। तो आप क्या करेंगे, उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में जो भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स अगर आ गया है तो उसको पहले आप डिवाइड कर देंगे, और फिर जाके उसके लिए निर्देश बनाएंगे, डायरेक्शन बच्चों को देंगे। तो ये आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 9वां, रटने की आदत का सबसे बड़ा नुकसान है। अगर कोई बच्चा रट रहा है तो उसको सबसे बड़ा नुकसान किस चीज का होता है। तो ये है आपके पास, व्यक्तिगत विकास उसका रुक जाता है, मौलिक चिंतन में बाधा पड़ती है, बुद्धि कुंठित होती है, पाठ्य पुस्तकों के सिवाय कुछ और पढ़ने की इच्छा हो नहीं होती है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपको बताना है। तो क्या होगा, व्यक्तिगत विकास रुक जाता है। ऐसा नहीं है कि रटने की आदत का सबसे बड़ा नुकसान है कि व्यक्तिगत विकास उसका रुक जाएगा, नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता है। बुद्धि कुंठित तो कहीं भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप रटने की आदत है आपकी तो आपकी बुद्धि खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। पाठ्य पुस्तकों के सिवाय कुछ और पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है कि रटने वाले हैं। तो इसका करेक्ट होगा कि मौलिक चिंतन में बाधा पड़ेगी आपकी, जो क्या होगा, लॉजिकल थिंकिंग होगी। अगर आप किसी चीज को रटना ही सीख रहे हैं तो आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो कम हो जाएगी, उसमें बाधा पड़ जाएगी। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने इसे ग्रहण किया। ये रीट का एग्जाम है, उसमें पेपर में पूछा गया है। एक्चुअली होगा क्या, जो उत्तराखंड एलटी का एग्जाम होगा या उत्तराखंड लेक्चरर का एग्जाम होगा, आप उसमें देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही पूछते जाते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप इसके लिए प्रिपेयर रहिए। तो शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वो ज्ञान को उसी रूप से पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने इसे ग्रहण किया है। आपने जैसा पढ़ाया है वैसा ही आपको मिल जाए, सीधी सीधे शब्दों में कहे तो क्या ऐसा पॉसिबल है। एक प्रभावी आकलन युक्ति है, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। अब इन चार में से कौन सा ऑप्शन एग्जैक्टली इसको सही डिफाइन करेगा। तो देखिए, एक प्रभावी आकलन युक्ति है, ऐसा नहीं है आपने जो पढ़ाया आप चाह रहे हैं कि वो जो है आपके पास आ जाए और ये आप इसको आप प्रभावी युक्ति मानते हैं आकलन की, तो ये जरूरी नहीं है। तो ये तो आपका कहीं से भी सही नहीं हो रहा है। अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हमें उसे रिकॉर्ड करने हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं, कोई मतलब नहीं, रटने पे बल नहीं देना है। अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन सरल, शिक्षक के लिए आकलन सरल, इससे कुछ होगा नहीं। तो समस्यात्मक है, आप स्टूडेंट से उस चीज की अपेक्षा मत रखिए कि जैसा आपने कहा वैसा ही वो आपको देगा, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। अगर आपने उसको किसी
टॉपिक को समझाया, तो बच्चे को अपने अनुभवों का उसमें यूज करने दीजिए और तब वो उसको बताएगा। तो आप जैसे देखते भी होंगे, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि आप जब भी कोई प्रश्न आता है एग्जाम में, डिस्क्रिप्टिव प्रश्न जब आता है, तो उसमें लिखा होता है अपने शब्दों में समझाइए। तो अपने शब्दों में समझाइए का मतलब है कि जो आपने पढ़ा उसको अब आप अपनी लैंग्वेज में बताना है। तो वो जो है एक अच्छी चीज है। तो इसलिए जो आपने पढ़ा है वही आपको वापस मिले, एक समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समानांतर खेल यानी पैरेलल प्ले क्या है? अब देखिए, समानांतर रेखा आपको पता होगा कि जो आपस में कभी नहीं मिलती हैं। तो इसमें से जो आपको ऐसा लग रहा है कि जो कभी आपस में नहीं मिलती हैं, वो ऑप्शन आप करेक्ट हो जाएगा। तो आप गणित के विद्यार्थी, तब तो आप डायरेक्ट आंसर दे देंगे, लेकिन अब इसके बाद आई थिंक आप भी दे देंगे, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया कि समानांतर पैरेलल का मतलब हो गया एक दूसरे से नहीं मिलना। तो इसका मतलब समूह में खेलना, ये तो मिल जाएंगे। सहभागिता करना, ये भी मिल जाएंगे। रोल प्ले, एक अलग से रोल प्ले करना, ये नहीं होगा। अलग अलग खेलना आपका डी हो जाएगा। अब देखिए, कुछ इसमें आपके पास इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आप नोट कर सकते हैं। इस प्रश्न से रिलेटेड मुझे कुछ याद आया। तो देखिए, आपके पास जो खेल होता है, एक होता है एकांत खेल। एकांत खेल का मतलब हो गया कि बच्चा जब अकेले खेल रहा है, तो जनरली जो है 2 साल से पहले जो है बच्चा अकेले ही खेलता है, और ऐसे खेलों को बोलते हैं एकांत खेल। फिर आता है समांतर खेल, और इस अवस्था में बच्चा एक और खेल खेलता है, अनुकरण खेल। तो समांतर खेल और अनुकरण खेल, समांतर का मतलब होता है कि जो बच्चे आपस में नहीं खेलते हैं, और अनुकरण का मतलब एक दूसरे के को देखकर खेल करना। तो ये जो होता है, ये 2 से 3 साल के बच्चे में आता है। अब आपने देखा होगा कि जब आप देखते हैं छोटे बच्चे खेल कर रहे होते हैं, तो अगर एक गाड़ी चला रहा है तो दूसरा भी गाड़ी चलाएगा, लेकिन क्या होगा, वो मिलके आपस में नहीं खेलेंगे। 2 3 साल के बच्चे एक दूसरे से अलग अलग होके खेलेंगे, भले वो दूसरे का अनुकरण कर रहे होंगे, लेकिन खेलेंगे अलग अलग। तो ये होता है आपका अनुकरण खेल। उसके बाद थोड़ा सा जब बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो तब करते हैं सहयोगी खेल। तो सहयोगी खेल का मतलब 3 से और 4 या 5 वर्ष तक आप कह सकते हैं, या 4.5 साल तक सहयोगी खेल करते हैं बच्चे। और सहकारिता खेल इसके बाद करते हैं। सहकारिता खेल मतलब एक साथ मिलजुल कर खेलना। यहाँ एक दूसरे को संयोग करते हैं, लेकिन मिल के नहीं खेलते हैं। यहाँ सहकारिता खेल का मतलब कॉपरेट करके खेलते हैं। तो ये आपका 4 से 6 साल में होता है। इस तरह से इसका आंसर था आपका डी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 12 है आपके पास। शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? ध्यान रखिएगा, यहाँ ऑप्शन है, क्वेश्चन है नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको जवाब देना है। तो कौन सा ऐसा है जो शिक्षण विधि का चयन करते समय आपको जिसको ध्यान में नहीं रखना है? व्यक्तिगत भेद, अभिभावक की पृष्ठभूमि, विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, विषय की विशिष्ट प्रकृति। देखिए, ये और ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि इनको तो रखना ही रखना होता है। अब अभिभावक की पृष्ठभूमि और विषय की विशिष्ट प्रकृति, तो विषय की विशिष्ट प्रकृति भी जरूरी है। तो इसलिए अभिभावक की पृष्ठभूमि का शिक्षण विधि से कोई संबंध नहीं होता है। तो ये आपके पास प्रश्न संख्या 12 का उत्तर हो जाएगा बी। होपफुली आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही होंगे, प्रश्न समझ आ रहे होंगे, और आप अपने स्कोर को भी चेक कीजिए कि आपने टोटल कितना स्कोर कर पाए टोटल क्वेश्चन में से, और लास्ट में आप कमेंट कर सकते हैं कि आपका स्कोर इतना था। अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए और कुछ नई चीजों को जानने के लिए आपके पास एक अच्छा मौका है। इस चैनल से आप बने रहिए, इस तरह के अन्य वीडियोस भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। और मैंने आपको एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो पढ़ाया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं एलटी लेक्चरर की प्लेलिस्ट से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13, बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा में शामिल है। अब इनमें से कौन सी चीज जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में शामिल है? ये एच टेट यानी हरियाणा टेट के एग्जाम में पूछा गया था। बच्चों के लिए हस्तप्रक गतिविधियां, बच्चों का एक कोने में बैठना,
प्रतिबिंब परिवेश में अधिगम वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं। यहाँ देखेगा ये है नहीं होते हैं। तो इसमें से बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा शामिल है? तो इसका सही उत्तर, बच्चों को एक कोने में नहीं बिठा सकते हैं। प्रतिबिंब परिवेश में अधिगम हो सकता है कुछ हद तक, ये तो कहीं से नहीं हो सकता। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, ये भी हो सकता है। अब इन दोनों में से कौन सा आपको एग्जैक्ट सही आंसर लग रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ए, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। आप बच्चों को करके सीखने पे बल देंगे, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है आपके लिए, स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिपादन प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? अब देखिए, जो तीन लेवल थे आपके पास, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन। तो जो शिक्षण के तीन लेवल थे, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, स्मृति स्तर के प्रतिपादक कौन थे आपको ये बताना है। तो जो स्मृति स्तर है वो जो प्रतिपादित किया था आपको पता है, वो प्रतिपादित किया था हर्बर्ट ने, जिनका पूरा नाम है जॉन एफ हर्बर्ट। बोध स्तर, अब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि बोध स्तर किसने दिया था। तो ये तो आपको पता है कि हर्बर्ट ने दिया था। तो बोध स्तर आपके पास दिया था मॉरिसन ने। और आपके पास चिंतन स्तर किसने दिया था? ये दिया था आपका हंट ने। तो ये है आपके शिक्षण के तीन स्तर। इनका डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को देखने के बाद इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे तो आई होप कि आप पूरे आंसर सही देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। जो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम है उसकी योजना किसके संदर्भ में बनाई जाती है, ये आपके पास प्रश्न है, यूपी टीचिंग एग्जाम्स में पूछा गया है। तो बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम यानी चाइल्ड सेंटर्ड के लिए, मुक्त विद्यालय ओपन स्कूलिंग के लिए, ई अधिगम ई लर्निंग के लिए, या स्पेशल शिक्षा कार्यक्रम विशेष शिक्षा के लिए। तो जो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम होता है वो किस लिए बनाया जाता है आपका? बाल केंद्रित के लिए। अब व्यक्तिगत शिक्षा का मतलब हो गया कि आपको हर एक के लिए जो है एप्रोप्रिएट चीज बनानी है। तो वो आप जनरली किस में देखते हैं? चाइल्ड सेंटर्ड में देखते हैं। मुक्त स्कूलिंग, ओपन स्कूलिंग, ई लर्निंग और स्पेशल एजुकेशन में उससे कोई संबंध नहीं है। स्पेशल शिक्षा कार्यक्रम क्या होता है? जो मूक बाधित या फिजिकल हैंडीकेप के लिए बनाया जाता है। तो इसका जो 15 का आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण का अर्थ है, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण का अर्थ क्या है? शिक्षार्थी निष्क्रिय ग्रहणकर्ता माने जाते हैं और शिक्षक के पास सही ज्ञान है। शिक्षार्थी केंद्रित है तो शिक्षार्थी निष्क्रिय नहीं हो सकता। शिक्षार्थी सीखने में धीमे हैं और शिक्षक पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर दबाव देता है। तो ये तो आप कहीं से भी सही नहीं मान सकते। शिक्षार्थी को ज्ञान को सृजित करने का अवसर दिया जाता है और शिक्षक सीखने की प्रक्रिया में पथ प्रदर्शन करता है। ये एग्जैक्टली सही है आपका। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या है। शिक्षार्थी कुछ नहीं जानते हैं और शिक्षण का अर्थ है तथ्यों को उनके पास पहुंचाना। शिक्षार्थी कुछ नहीं जानते हैं, ये तो आप मान ही नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा कि शिक्षार्थी को जो है ज्ञान को सृजित करने का अवसर दिया जाता है और शिक्षक सीखने की प्रक्रिया में पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। एक्चुअल में जो है स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन यही है। अगला बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए, बच्चों की लर्निंग में जो है इम्प्रूवमेंट करने के लिए कौन सबसे उपयुक्त है? शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों की एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। नियमित मूल्यांकन परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए। अब इसमें सारे ऑप्शन आपको एक जैसे लग रहे होंगे। सी टेट 2018 का ये प्रश्न है। तो देखिए क्या है इसमें, देखिए शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, ये भी हो सकता है। कक्षा में सभी प्रकार के शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, ये भी हो सकता है।
शिक्षक को वास्तविक जीवन, लेकिन देखिए ये जो ऑप्शन है ना सी, वास्तविक जीवन, रियल लाइफ की बात कर रहा है। बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करना चाहिए, तो बच्चों को जो है कोऑपरेटिव लर्निंग करनी चाहिए। अभी मैं आपको एक नेक्स्ट क्लास में जब एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो लाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है, पीयर लर्निंग क्या होता है, ये सारे मेथड्स आपसे डिस्कस करने वाला हूं, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। वो टीचिंग मेथड्स का पार्ट 2 होगी। तो ये है आपका सी ऑप्शन, जिसमें बच्चे एक दूसरे को हेल्प करेंगे और साथ में जो एजुकेशन है वो रियल लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न की तरफ। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। कब आप समझेंगे कि कक्षा में बच्चे प्रेरित हैं? तो वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। वर्दी पहनकर होना चाहिए यहाँ पे, वर्दी पहनकर स्कूल आते हैं। तो कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझाए, कब आप समझेंगे कि बच्चे मोटिवेट हैं? तो अनुशासन बनाए रखते हैं हो सकता है, नियमित उपस्थिति ये भी हो सकता है, स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं हो सकता है, अच्छी वर्दी पहन कर आ रहे हैं। तो इसमें जो एप्रोप्रिएट एग्जैक्ट आंसर है वो आप मुझे लिख के बताइए। तो आप भी अगर मेरी क्लास से प्रेरित हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसको जो है जरूरतमंद लोगों को शेयर जरूर कीजिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहिए। आपके लिए मैं इसी तरह से पहले एक्सप्लेनेशन का एक वीडियो, फिर क्वेश्चन का एक वीडियो इस तरह से लेके आऊंगा, ताकि आपकी तैयारी जो है अच्छी हो पाए एलटी और प्रवक्ता की। तो अब आप इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ये था, इसका ऑप्शन थर्ड लिखा हुआ है, तो आप इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर थर्ड या सी कर सकते हैं। तो ये है आपके पास 18 क्वेश्चंस जो रिलेटेड थे चाइल्ड सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन से और लेवल ऑफ टीचिंग से। इसी तरह से हर टॉपिक का पहले एक्सप्लेनेशन और उसके क्वेश्चनायर सीरीज जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन से भी रिलेटेड होगी उसको मैं लेके आऊंगा। और फिर हम डिस्कस करेंगे एलटी के 2 एग्जाम से कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके भी क्वेश्चंस को। तो पिछली बार चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड और इससे जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से या लेवल ऑफ टीचिंग से वहाँ कोई क्वेश्चन नहीं आया था एलटी में, तो इस बार आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस तरह के अदर वीडियोस के लिए आप बने रहिए चैनल के साथ। अगेन, आप मुझे प्रेरित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।